अच्छा बेटे, आज का जो लेक्चर है, द टुडेज लेक्चर विल बी अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड द वेरी फर्स्ट टाइप व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, दैट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब. कौन सा वर्ब? Intransitive. If you remember, I would like to recall transitive verb. Transitive verb is a verb which always needs an object. Transitive verb object के बगैर चल ही नहीं सकता. You need to use an object all the time. Without object, it will never be able to give complete and clear meaning. तो जब तक बेटे उसमें object ना हो, यह पूरा मतलब नहीं दे सकता. लेकिन आज जिस वर्ब को बेटे आप पढ़ रहे हैं वो है intransitive verb. ये क्या है? These are those verbs which don't need an object and they give complete and clear meaning without an object. देखो बेटे, मैंने क्या कहा? कल की बात से उलट जा रहा हूं, opposite जा रहा हूं. This is totally, different than that of your transitive verb. That needs an object, it does not need an object. इसको object की जरूरत नहीं पड़ती. मेरी examples देखिए बेटे. The sun is shining. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं शाइनिंग को मैंने लिखा है इसके नीचे इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन यहाँ पर बेटे ऑब्जेक्ट का जो कॉलम है या ब्लॉक है वो खाली है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आता. लेकिन अगर कोई चीज लगती है तो वो क्या होती है? वो होती है EOP. देखो मैंने कहा द सन इज शाइनिंग इन द एयर, यानी सूरज हवाओं में चमक रहा है या आसमान पे चमक रही है, इन द स्काई भी कह सकते हैं. कह रहा है देयर इज नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की तो बेटे जरूरत नहीं पड़ी, बट हियर द थिंग व्हिच कैन बी यूज्ड दैट इज EOP. लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं कि EOP को ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे होते हैं. हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेटे, ये EOP है, ये एक फ्रेज है. अगली एग्जाम्पल देखें. Ali was sleeping. There is no need to mention any object. Object की जरूरत नहीं है. Where? In the room. तो बेटे in the room EOP है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. ये जो आपका स्लीपिंग है ये है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है. और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मकाम है वो खाली है क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है. और ये जो in his room ये EOP है बेटे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती. अगली एग्जाम्पल देखिए. द बर्ड्स आर फ्लाइंग. द बर्ड्स आर फ्लाइंग, परिंदे उड़ रहे हैं. देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. अगर बेटे कोई चीज लगेगी भी तो वो आएगी EOP, यानी एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट को और मजीद एक्सटेंड कर दे. तो यहां पर ये आने वाली चीज EOP है, यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. व्हाई? बिकॉज योर इंट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट इन नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया. अगला चलिए बेटे, अब अगली एक टाइप जो मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. प्रीवियसली व्हाट वी डिस्कस्ड दैट वाज अ ट्रांजिटिव वर्ब. इंडिविजुअली वी डिस्कस्ड दैट. And now, right now we discuss intransitive verb. That was a different phenomena. Now we are going towards a verb which is having both the qualities at a time. एक ऐसे verb की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें बेटे दोनों qualities एक ही वक्त में मौजूद है. Simultaneously वो दो qualities को perform कर सकता है. इसका मतलब sometimes it works. देख लेते हैं. These are those verbs या these are the verbs which sometimes need an object and sometimes don't need an object. बाज़ वक़्त object मांगेंगे, बाज़ वक़्त object की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. Sometimes they give complete and clear meaning without object. बाज़ औक़ात ये ऑब्जेक्ट के बगैर पूरा मतलब देते हैं. And sometimes they do not give complete and clear meaning. और बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट ना हुआ तो ये पूरा मतलब नहीं देंगे, लेकिन क्वालिटी वर्ब एक होगा, काम दोगे. जरा एग्जांपल्स पे देखिएगा. यहाँ मैं कहता हूँ द सन इज शाइनिंग. बेटे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. अगर मैं कहता द सन इज शाइनिंग इन द स्काई तो वो तो ठीक था, वो EOP है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. वर्ब कौन सा है? शाइनिंग. लेकिन इसी शाइनिंग को मैं नीचे यूज करता. दे आर शाइनिंग व्हाट? दे आर शाइनिंग द ग्लास. वो शीशा चमका रहे हैं, वो शीशा चमका रहे हैं. तो बेटे इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई. सो राइट नाउ it is performing two duties at a time. Sometimes it behaves like an intransitive verb, sometimes it behaves like a transitive verb. बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी and sometimes there won't be any need of any object. क्लियर होगी बात? एक और एग्जांपल देखिए. The pigeon is flying in the air. तो यहाँ पर the pigeon is flying ऑब्जेक्ट नहीं है बेटे. in the air क्या है? EOP. क्या है? EOP. लेकिन बेटे यहां पर देखिए वी आर फ्लाइंग बट हम उड़ा रहे हैं. व्हाट आर यू फ्लाइंग? वी आर फ्लाइंग द काइट्स रेगुलरली. तो यहां पर बेटे फ्लाइंग के फौरन बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई, लेकिन यहां पर फ्लाइंग के फौरन बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी. इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ट्रांजिटिव एंड intransitive verb which is performing both the duties at a time. Sometimes it behaves like a transitive verb, sometimes it does not behave like a transitive verb. Sometimes it wants an object, sometimes it does not want an object. Clear हो गया बेटे? अगला. अब बेटे अब एक ऐसे वर्ब पे जा रहे हैं जिसको कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब. डाई का मतलब टू. गौर कीजिएगा. मैं कहता हूं these verbs need two objects at a time. कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बेटे ये वो वर्ब्स हैं जिनको एक ही वक्त में दो ऑब्जेक्ट जब तक आप नहीं लगाएंगे देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस. आई मीन दीज वर्ब्स डेफिनेटली टेक टू वर्ब्स एट अ टाइम. इनको आपको दो वर्ब्स प्रोवाइड करना होंगे. एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इंक्लूड्स द नॉन लिविंग थिंग्स और इनह्यूमन थिंग्स, जो गैर इंसानी है.
जितनी भी गैर इंसानी या बेजान चीज़ें हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं बेटे। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इंक्लूड्स द लिविंग थिंग्स। इसके अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी? जानदार, इंसान, बेसिकली जो ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स इसके अंदर आते हैं। अब बेटे फार्मूला देख लीजिएगा पहले, दे बॉट हिम अ पेन। तो मैंने पहले क्या किया बेटे, दे बॉट हिम अ पेन, उन्होंने उनके लिए एक कलम खरीदा। अगर मैं कहता हूं दे बॉट हिम उनको खरीदा नहीं, इसका तर्जुमा है उन्होंने उनके लिए लिया। तो आप कहते हैं सर व्हाट डिड दे बाय फॉर हिम, क्या खरीदा? मैं कहता हूं दे बॉट हिम अ पेन। तो बेटे देखिए बॉट हिम इंसान है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन बेजान चीज है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटे ये रहा आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कितने ऑब्जेक्ट लिए इसने? 1 2। अच्छा बेसिकली बेटे ऐसा होता है ज्यादातर कि आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो पहले आता है और आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो कोई सवाल ये भी रेज कर सकता है कि सर कैन वी चेंज देयर प्लेसेस, क्या हम इनके मकामात को चेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए एक नोट लिखा बेटे मैंने, वो लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी ब्रॉट प्रायर टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इस वाले ऑब्जेक्ट को इस जगह पर, इस वाले को इस जगह पर भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता ये वाला सेंटेंस, जैसे अभी इस सूरत में तो ये है, अगर मैं ऐसे कहूं दे बॉट या ब्रॉट अ पेन फॉर हिम, वो उनके लिए, हालांकि तर्जमा उर्दू में बेटे एक ही होगा, लेकिन यू हैव टू वेज टू यूज दीज वर्ब्स along with two different objects। तो यहां पर बेटे और तो कोई फिनोमेना हमने चेंज नहीं किया, just we changed the places or interchanged the places of our object, direct and indirect। डायरेक्ट क्या है बेटे? गैर इंसानी या बेजान चीजें, और इनडायरेक्ट क्या है बेटे? इंसानों के लिए बात होती है। ये देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, तर्जमा यूजेजेस दो। एक और देखें, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा व्हाट सम बुक्स, कुछ किताबें। गिव यू, यू क्या है? इंसान, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिव यू सम बुक्स, बुक्स क्या है? बेजान चीजें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जगह चेंज करता हूं, आई विल गिव सम बुक्स टू यू, हालांकि तर्जुमा एक ही है, लेकिन बेटे यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू ब्रिंग इट हियर और यू टेक इट देयर। मैंने इस बुक्स को पहले आखिर में रखा था, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर में, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं बाद में ले गया। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस प्लेस? भाई फिर से सुन ले, डाई ट्रांजिटिव एक ऐसा वर्ब है बेटे जिसको दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत एट अ टाइम पड़ती है। दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है? एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जो बेजान चीजें या गैर इंसानी चीजों को के लिए इस्तेमाल होता है, और इनडायरेक्ट वो वर्ब होता है या वो ऑब्जेक्ट होता है सॉरी जिसके अंदर सारे इंसान शामिल होते हैं। और दोनों के इस्तेमालात मैंने आपको बता दी, दोनों की जगह भी चेंज हो सकती हैं, या आप चाहे डायरेक्ट पहले लाएं या इनडायरेक्ट बाद में, इनडायरेक्ट पहले या डायरेक्ट बाद में, इट्स अपॉन यू। इन बोथ द केसेस इट इज इक्वली करेक्ट एंड यू हैव चॉइस। आगे चलिएगा बेटे, अब है फाइनाइट वर्ब। वैसे अगर आप मैथ्स के हिसाब में पढ़े फाइनाइट तो मतलब इसको कहते हैं महदूद, कुछ इस तरह से। लेकिन बेटे इसी तरह अगर सेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ये क्या कहता है पहले देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच कैन शो द नेचर ऑफ एग्जैक्ट टेंस और कैन मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस अंडरस्टैंडेबल। देखो बेटे फाइनाइट वर्ब के बारे में हम ये कहते हैं कि ये, इसके आसान लफ्जों में अगर बात कहूं तो इसके इस्तेमाल होने से फौरन टेंस का पता चल जाता है, एक ये बात है, या बेटे इसको लगाने से जो मतलब आप जाहिर करना चाह रहे होते हैं वो फौरन क्लियर हो जाता है। पहली बात देखो बेटे, अगर मैं कहता हूं दे टीच अस, ये कौन सा टेंस है? द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटे किसकी मदद से आपको पता चला? टीच की मदद से। तो इसने एग्जैक्ट टेंस बता दिया इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अगला जुमला देखें, और वो वर्ब जो टेंस को ना बता सके, जो एग्जैक्ट टेंस ना बता सके, इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। गौर कीजिएगा, दे हैव हेल्प्ड देम, अगर मैं हैव को छुपा देता बेटे ये तो पता चल जाता कि दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट टेंसेस, कि ये परफेक्ट में से एक टेंस तो है, बट विच नोबडी कैन टेल दैट। लेकिन जैसे मैं हाथ हटाता हूं, वी हैव हेल्प्ड देम, अब हैव फाइनाइट वर्ब क्यों कहा? क्योंकि हैव की वजह से आपको पता चला दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगर इसको छुपा दे तो थर्ड फॉर्म नहीं बता सक रही, इसलिए थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर होगी बात? फाइनाइट वर्ब क्या है? आपको टेंस बता सकता है, नेचर बता सकता है, एग्जैक्ट। आगे बढ़ता हूं बेटे, आई एम मोरलाइजिंग देम, मैं उनको इखलाकी तलकीन कर रहा हूं। अगर बेटे मैं इस एम को छुपा दूं जो कि फाइनाइट वर्ब की जगह है, और मैं कहूं आई ब्लॉक या ब्लैंक मोरलाइजिंग देम, अब बेटे मोरलाइजिंग क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि एनजी फॉर्म है, टेंस नहीं बता सकती, एक्शन का पता चल रहा है, कब चल रहा है, कब हो रहा है एक्शन, कंटिन्यूअस है, ये नहीं पता। अगर मैं कहता हूं आई एम मोरलाइजिंग देम, तो बेटे एम किस टेंस में आता है? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किससे पता चला बेटे? एम से। तो बेटे हर वो वर्ब जो आपको एग्जैक्ट टेंस बता दे या टेंस की नेचर बता दे या जुमले को क्लियर कर दे, उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे देखिए, मैं एक जुमला कैन से भी बना लिया, इसको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैं कहूं वी डैश मेंटेन दिस प्लेस, अब कहते हैं सर वी शुड, वी मस्ट, वी मे, वी यूज्ड टू, वी वुड, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं कहता हूं वी कैन मेंटेन दिस प्लेस, इसका मतलब ये हमारी एबिलिटी बता रहा है।
तो कैन ने फाइनाइट वर्ब का टाइटल इसको क्यों मिला? क्योंकि जो मतलब यहां पर कैन दे सकता है वो कोई और वर्ब दे ही नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वी कैन मेंटेन दिस प्लेस, हम इस जगह को बरकरार रख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो किससे पता चला? कैन से। तो बेटे फाइनाइट वर्ब क्या है? या तो आपको टेंस बता देता है, या बेटे आप जो मतलब क्रिएट करना चाह रहे होते हैं उसके लगने से फौरन पता चल जाता है कि एक बंदा क्या है। अगर मैं यहां पे कहता वी मस्ट मेंटेन दिस प्लेस, तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसरी वर्क। मस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और किसी काम में 100% जो है वो स्ट्रेस लेकर आ जाता है। ठीक है बेटे, आगे बढ़िएगा। बट इसी तरह दिस इज टोटली ऑपोजिट ऑफ फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है या इनफाइनाइट वर्ब क्या है? दीज आर दोज वर्ब्स व्हिच कैन नॉट शो द नेचर ऑफ एग्जैक्ट टेंस। पहले तो ये टेंस बता नहीं सकते, और दूसरा दे कैन नॉट मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस अंडरस्टैंडेबल। बेटे याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है अगर इसके साथ फाइनाइट वर्ब ना हुआ, जैसे कि पिछली एग्जांपल्स दोबारा मैं आपके आगे लाया, लाइक हेल्प्ड, लाइक मोरलाइजिंग, लाइक मेंटेन। अगर इन सारे फाइनाइट वर्ब्स को मैं छुपा लूं, सो देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ क्लियरेंस ऑफ द मीनिंग, यानी मतलब के हिसाब से बेटे यहां पर कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है। तो क्या साबित हुआ कि नॉन फाइनाइट वर्ब इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फाइनाइट वर्ब टू गेट और क्लियर इट्स मीनिंग, अपने मतलब को पूरा करने के लिए। यहां तक क्लियर है भाई? कोई मुश्किल? आगे बढ़ो बेटा। अच्छा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनका फंक्शन सारों से डिफरेंट है। देखिए 3 किस्म के बेटे वर्ब होते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। एक मेन वर्ब है, वो एक्शन ही शो करता है। एक आपके पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब जो सपोर्ट करता है मेन वर्ब को, और एक आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको MAV भी कहते हैं। मॉडल MA, ऑक्सिलरी V वर्ब। बट इनका काम क्या है पहले देख लेते हैं। द वर्ड्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, ought to, must आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें इज़ार तो मैंने नहीं डाला ना बेटे, मैंने कहा दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू शो एबिलिटी, power, attitude, possibility, probability, obligation, duty, etc. Duty, realization and chance, etc. तो बेटे मैंने अभी तक किसी वर्ब के साथ ये चीजें नहीं लिखी थी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ही वो वर्ब्स हैं जो इन चीजों को आपके सामने लाकर दिखा सकते हैं, वरना कोई और वर्ब ये चीजें नहीं दिखा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बताता हूं, दे कैन डू इट। फॉर एग्जाम्पल एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, nobody is able to solve that, तो एक ग्रुप कहता है सर दे कैन डू इट, ये कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? एबिलिटी। मैं कहता हूं दे कुड हैव डन दिस टास्क, सर वो ये काम कर सकते थे, शोइंग एबिलिटी इन द पास्ट, यानी माजी की एबिलिटी को दिखाने के लिए आप कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैं कहता हूं शी मे कम एट एनी टाइम, पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी 50% के अंदर अंदर 30% तक चांस होता है कि शायद वो किसी भी वक्त आ जाए। शायद का मतलब आई एम नॉट श्योर। आगे दे माइट हैव डन एनी मिस्टेक, कह रहे शायद वो कोई गलती कर चुके हैं। पास्ट के अंदर किसी चीज की पॉसिबिलिटी जब आप 50% के लगभग देख रहे हो तो आप क्या कहते हैं? माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आगे कहते हो आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट, यानी ये पास्ट हैबिट को शो करता है, मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था। अच्छा, दे विल कम टुमारो, प्रेडिक्शन, जो विल है ये भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी आता है और आपका हेल्पिंग वर्ब भी है फ्यूचर टेंसेस में। लेकिन बेटे यहां पर ये किसी काम की पॉसिबिलिटी या आप पेशेंट गोई कर रहे हैं, आई विल गो देयर, मैं जाऊंगा, अभी जा तो नहीं रहा हूं ना, अभी तो सोचा है खाली। ठीक है, दे ऑट टू हेल्प मी, उनको मेरी मदद करनी चाहिए। शुड और ऑट टू आसपास खड़े होते हैं, एक जैसा मतलब है। ये कह रहा है फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का एहसास दिलाने के लिए आप यूज करते हैं। और आखिर में आ गया यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें बिल्कुल या जरूर अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इट इज शोइंग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और एडवाइस, ये सख्त किस्म की ऑर्डर या नसीहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां तो कोई कंफ्यूजन बेटे? आगे बढ़िएगा। फ्रेजल वर्ब, फ्रेज किसे कहते हैं पहले ये सुन लो। फ्रेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मे हैव मोर देन वन वर्ड्स। वन से मुराद 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4। मैं अभी फ्रेजल वर्ब की बात नहीं कर रहा, पहले फ्रेज समझा रहा हूं। ए फ्रेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मे हैव मोर देन वन वर्ड्स। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट कैन नॉट गिव कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एट नाइट, सर व्हाट हैपेंड एट नाइट? आई स्टडी एट नाइट, अब तो क्लियर है। दे विल प्ले अ मैच इन द मॉर्निंग, अब इन द मॉर्निंग इसके साथ लगा तो समझ। अगर मैं खाली कहता इन द मॉर्निंग, आपको नहीं समझ आती कि ये क्या कह रहे हैं। अब फ्रेजल वर्ब क्या है बेटे? वर्ब अगर एक वर्ड है तो वर्ब है, लेकिन जहां उसकी तादाद 1 से 2 हुई तो बेटे वो फ्रेजल वर्ब में बदल गया। इसको 2 पार्ट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 पार्ट वर्ब। ये है क्या? सुनिएगा, दीज आर दोज वर्ड्स व्हिच मे कंटेन 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। पहली बात तो ये हो गई। दे कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गौर कीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक चीज ये रही, एंड प्रेपोजिशन, यानी साबित ये हुआ बेटे कि आपको वर्ब को प्रेपोजिशन के साथ प्लस करना पड़ता है। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या चीज वजूद में आती है? फ्रेजल वर्ब। और जो उनके पुराने मतलब होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नए मतलब जनरेट हो जाते हैं। ठीक है,
गौर कीजिएगा, हीटअप है कमरा, थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिएगा। अच्छा, कह रहा है दे आर कंबाइंड, देयर इंडिविजुअल वर्ड ऑर्डर इज लॉस्ट एंड अ न्यू वर्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए बेटे, मैं आपको आसान कर देता हूँ। फ्रेजल वर्ब वो वर्ब्स हैं जिनको बनाने के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ प्रपोजिशन को कनेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने रखा पुट ऑन। पुट का वैसे मतलब होता है रखना, डालना, लाइक दैट। ऑन का मतलब होता है पर। लेकिन बेटे जब आप इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब पुट ऑन दीज थिंग्स। पुट ऑन का मतलब होता है वेयर। पुट ऑन का एक मतलब अडॉप्ट करने को भी कहते हैं, पुट ऑन दीज रूल्स, पुट ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, मैं कहता हूं गिव अप, गिव देना, अप ऊपर की डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन बेटे जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं, सर आई एम ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग, मैं सिगरेट छोड़ने, तंबाकू नोशी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेटे देखिए टोटली एक डिफरेंट मीनिंग आ जाता है। गिव अप का एक मतलब होता है सरेंडर करना। सर दे गिव अप इन द मैच, सर इन्होंने मैच में हिम्मत हार दी, ये हार गए, इन्होंने हथियार डाल दिए। तो बेटे जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं एक नया वर्ड वजूद में आ जाता है। और आगे देखें ब्रेक इनटू, ब्रेक का मतलब तोड़ना, इनटू का मतलब कोई चीज मोशन में हो तो इनटू यूज करते हैं। बेटे राइट नाउ ब्रेक इनटू जब प्लस हुआ तो इसका मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स। द थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक, चोर जबरदस्ती बैंक के अंदर घुस गए। तो बेटे जबरदस्ती दाखिल होने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रेक इनटू। तो फ्रेजल वर्ब क्या है? वर्ब प्लस preposition, verb plus preposition, verb plus preposition। run into, run दौड़ना, into वही मोशन के लिए। लेकिन जब run और into को बेटे आपने प्लस किया, I ran into my friend in the market। ran into का मतलब या run into का मतलब होता है to meet somebody accidentally, किसी से हादसाती तौर पर आपकी मुलाकात हो जाना। यहां तक कोई मुश्किल बेटे? Any difficulty with this place? आगे चलिएगा, आगे कौन सा है? Hypothesis verb, इसको छोड़ दीजिएगा, पीछे रहे, पीछे ले जाए। But that's enough for today. If you have any sort of issue, any sort of problem, you can put a question. Inshallah, we will be having something else tomorrow. किसी और चीज़ को लेकर आऊँगा, कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच डालेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।